नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और पंजाब और मैसूर के राज्य से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज घटना चक्र वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है द अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों की परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर है अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था? तो सही आंसर है जमूरिन ने। सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची एक में समुद्री यात्री के नाम दिए गए, सूची दो में देश के नाम दिए गए। तो ए जो वास्को डी गामा है हम जानते हैं वो पुर्तगाल का था, तो ए का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन का था, बी का पहला ऑप्शन हो जाएगा। कैप्टन कुक जो ग्रेट ब्रिटेन का था, सी का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और तस्मान जो हॉलैंड का था, तो डी का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का चौथा, बी का पहला। तो इसके हिसाब से देखते हैं तो चौथा और सॉरी ए का पुर्तगाल यानी ए का दूसरा और बी का पहला। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं दोस्तों 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये कथन गलत है। बाकी सारा कथन, जैसे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगवाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है कोचिन में। अगला प्रश्न, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका सही आंसर पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यानी 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत के में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी कौन सी थी? तो हुगली। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस पर केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर पुर्तगालियों ने। बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है जॉब चार्नॉक। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नॉक, आप याद रखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है मद्रास। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है डच ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो बी ऑप्शन सही है, यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो उपयुक्त तीनों, यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी,
कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका सही आंसर है अकबर। दोस्तों, हम अकबर का टेन्योर हम जानते हैं कि 1556 ईस्वी में तलाशी के दूसरे युद्ध के साथ उसका शासन स्थापित हुआ था और उसका जो शासन का जो अंत था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय अकबर बादशाह था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? उसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर है सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना स्थित थे? तो इसका सही आंसर है केवल भरूच में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर है थॉमस बेस्ट। बी आंसर सही है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? उसका सही आंसर है अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? उसका सही आंसर है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो इसका सही आंसर पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था का एक विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजों और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? इसका सही आंसर है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में युद्ध के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला शेपेल की संधि से उसका अंत हुआ था। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, डी का जो ऑप्शन है उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी दोस्तों। जो हैदर अली के नेतृत्व में हुआ था तो उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो डी का दूसरा ऑप्शन, ए का चौथा ऑप्शन। उसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो अनिर्णायक युद्ध था और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तो इसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जैसे हमने कहा अनिर्णायक युद्ध था तो सी का तीसरा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 के बीच में नहीं हुआ था। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1746 से 48 के बीच में हुआ था, जिसमें हमने देखा ट्रीटी ऑफ ला शेप्ले हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच में, जो अनिर्णायक साबित हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें 1758 से 63 के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में हुआ था। तो उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका सही आंसर है डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका सही आंसर है सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कॉलबर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है चिंसुरा और श्रीरामपुर, चिंसुरा और हुगली।
डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इससे कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जगुदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो उसका सही आंसर है 1632 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो उसका कालानुक्रम सही बताना। सबसे पहले पुर्तगाली आए दोस्तों, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन स्ट्रेट अवे सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, जो फ्रांसीसी सबसे लेट में आया था। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में जगह के नाम दिए गए, सूची 2 में वहां के जो शासक हुए उनके नाम दिए गए हैं। तो पांडिचेरी जो थी दोस्तों फ्रेंच के कॉलोनी के अंदर थी, तो ए का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा जो था पुर्तगाली के अंदर में था, तो बी का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम मैच करके देखते हैं, तो ए का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा और पांडिचेरी जो फ्रेंच के अंदर में, गोवा जो पुर्तगाली के अंदर में, बी का तीसरा ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन को देखते हैं, ट्रांकेबार जो है वो डेनिश के अंदर था और सद्रास जो है वो डच के अंदर था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर है बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो इसका सही आंसर कोई भी नहीं। तो देखते हैं, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। तो पहला ऑप्शन गलत है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस पर इनमें से अंग्रेजों की भारत को कोई देन भी नहीं थी। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका सही आंसर है टीबी मैकाले। एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्स ला शापेल से। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। सही उत्तर को सुनिए, तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। तो अब दोस्तों हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फारूक शियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल के गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल को सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो उसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, जैसा हमने देखा, 1757 ईस्वी में। फिर सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किसके युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो उसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, ए हेवन बॉर्न जनरल था। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर पश्चिम बंगाल में। पलासी, वर्तमान पलाशी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के राज्य नदिया जिले भागीरथी नदी किनारे पर स्थित है। निम्न में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो उसका सही आंसर है मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। यह इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुन्नो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां पलासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वही बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप दे दिया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? उसका सही आंसर है बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उसका सही आंसर है बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? शाह आलम द्वितीय था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की थी? तो वो मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो उसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो उसका सही आंसर है मोहम्मद रजा खान। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो उसका सही आंसर है खासी। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो 1 और 2 दोनों सही है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो जो अगस्त 1749 ईस्वी में हुआ था। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसिस्को की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी टुपले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया था तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। पलासी युद्ध जून 1757 में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी को पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। फिर बंडीवास का युद्ध जो जनवरी 1760 में हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने की, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था। बक्सर के युद्ध में पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार उत्तर विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर है काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध में तो किसने हराया? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो सी ऑप्शन सही है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का युद्ध है, नहीं, गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है।
तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठा ने। अब हम लोग क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब एवं मैसूर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित था? तो श्रीनगर था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्राचार्य मिसल से, शुक्र चकिया मिसल से। अब याद रखिएगा, शुक्र चकिया मिसल। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कौन सी थी? लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है लाहौर पे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहां से? तो शाह शुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो खड़क सिंह थे। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब में विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? तो इसका सही आंसर है हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो सर आयरकुट। तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहां? तो श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो उसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ हराया था? तो पोलीपुर में हराया था, पोलीलूर में। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? जिसका सही आंसर है टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ, यानी उस संधि के साथ खत्म हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए देना पड़ा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारेगा? तो इसका सही आंसर है 1799 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं ये सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं ये भी सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी सही नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध में केवल दिवंगत हुआ, ये सही है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मैंगलोर संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-1785 ईस्वी में उसने एक दूत कंस्तुंतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। तो इलाहाबाद की संधि हम जानते हैं 1765 ईस्वी में हुई। तो ए का तीसरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन तो देखते हैं। तो ए का चौथा ऑप्शन 2 ऑप्शंस में है, तो इसका सही आंसर सी है। तो देखते हैं मैंगलोर की जो संधि है वो 1784 ईस्वी में हुई।
जो सलबाई की संधि है वो 1782 ईस्वी में हुई, और जो मद्रास की संधि है वो 1769 ईस्वी में हुई। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पर? तो सरधना में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये सही है। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।